हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग बैंकिंग जागरूकता अभ्यास प्रश्नों के भाग 8 को शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट 8 को। अब तक हमने पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट 7 को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा पार्ट 8 की तरफ आने से पहले। हर बार की तरह इस बार भी हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और अंत में हम इन सभी का सारांश देखेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हम सभी के पास में, जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। सो द डिस्क्लेमर इज लाइक दैट द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज समीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। अब आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जमा बीमा के तहत अधिकतम बीमित राशि क्या है? विकल्प है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का पर्याप्त समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 5 लाख। स्पष्टीकरण, बैंक के बंद होने की स्थिति में DICGC की जमा बीमा योजना के तहत जमाकर्ता को उसकी जमा राशि के खिलाफ 5 लाख रुपए तक प्राप्त होंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आते हैं? कृषि और संबंध गतिविधियां, शिक्षा ऋण, खुदरा व्यापार ऋण। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण, RBI के निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा आवश्यक और जरूरतमंद क्षेत्रों को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि और संबंधन क्षेत्र, MSME, शिक्षा, नवीकरण, ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है हम सभी के पास में, नॉट नेगोशिएबल चेक पर लिखे होने का क्या मतलब है? विकल्प है चेक को बैंक में जमा किया जाना चाहिए, चेक को प्राप्तकर्ता के अलावा कोई और प्रस्तुत नहीं कर सकता, चेक को प्राप्तकर्ता के अलावा किसी और का भुगतान नहीं किया जा सकता, चेक को किसी को भी भुगतान किया जा सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, चेक को प्राप्तकर्ता के अलावा कोई और प्रस्तुत नहीं कर सकता। स्पष्टीकरण, चेक पर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग उसके नेगोशिएबल स्टेटस को हटा देती है, जिसका मतलब है कि ट्रांसफरी चेक का टाइटल नहीं रख सकता। हालांकि चेक ट्रांसफरेबल रहता है, यह एक सामान्य चेक की तरह दिखता है, लेकिन इसे किसी भी परिस्थिति में नकद या जमा नहीं किया जा सकता। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण को धारक के रूप में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? विकल्प है प्रक्रिया में लिखित श्री कृष्ण के कब्जे में होना चाहिए, उसे मूल्यवान विचार का धारक होना चाहिए, उससे परिपक्वता की तारीख से पहले प्रक्रिया में
लिखित का धारक बनना चाहिए, उसे अच्छे विश्वास में लिखित का धारक बनना चाहिए। सही विकल्प चुने। विकल्प है 1 और 4, 3 और 4, 2, 3, 4, सभी अनुसरण करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, सभी अनुसरण करते हैं। स्पष्टीकरण। यह निर्धारित करने के लिए कि श्री कृष्ण प्रकरण में लिखित के नियमित धारक के रूप में योग्य हैं या नहीं, हमें दी गई शर्तों का मूल्यांकन करना होगा। नियमित धारक होने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित मापदंड शामिल होते हैं। लिखित धारक श्री कृष्ण के कब्जे में होनी चाहिए। धारक ने मूल्यवान प्रतिफल के लिए लिखित प्राप्त की होनी चाहिए। धारक ने लिखित को उसके परिपक्वता की तारीख से पहले लिया हो। धारक ने अच्छे विश्वास में लिखित को लिया हो। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉमिसरी नोट की सही विशेषता नहीं है? विकल्प है प्रॉमिसरी नोट लिखित में होना चाहिए, प्रॉमिसरी नोट में भुगतान करने का वचन या प्रतिज्ञा होनी चाहिए, प्रॉमिसरी नोट सशर्त होना चाहिए, प्रॉमिसरी नोट के पक्षकार निश्चित होने चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, प्रॉमिसरी नोट सशर्त होना चाहिए। स्पष्टीकरण। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा विकल्प प्रॉमिसरी नोट की सही विशेषता नहीं है, आइए प्रॉमिसरी नोट की कुछ विशेषताओं की समीक्षा करें। पहला, लिखित में होना चाहिए। यह सही है, प्रॉमिसरी नोट एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए। दूसरा, भुगतान करने का वचन या प्रतिज्ञा शामिल होनी चाहिए। यह भी सही है, प्रॉमिसरी नोट की मुख्य विशेषता एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का वचन है। सशर्त होना चाहिए, यह सही नहीं है, प्रॉमिसरी नोट बिना शर्त होना चाहिए, यह किसी अन्य घटना या शर्त पर निर्भर नहीं हो सकता। प्रॉमिसरी नोट के पक्षकार निश्चित होने चाहिए, यह सही है, इसमें शामिल पक्षों की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें धारक के संदर्भ में। यदि श्री राय परिपक्वता से पहले प्रकरण में लिखित प्राप्त करते हैं, यदि श्री राय उपहार के रूप में प्रकरण में लिखित प्राप्त करते हैं, यदि श्री राय किसी अवैध तरीके से प्राप्त करते हैं, यदि श्री राय इसे सच्चे मन से प्राप्त नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन में श्री राय को धारक नहीं माना जा सकता? विकल्प 1 और 2, 2, 3 और 4, विकल्प 1, 3 और 4, सभी अनुसरण करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 2, 3 और 4। स्पष्टीकरण। यह निर्धारित करने के लिए कि किन कथनों में श्री राय को धारक नहीं माना जा सकता, आइए प्रत्येक कथन को एचटीसी के मानदंडों के आधार पर फिर से विश्लेषण करें। पहला, यदि श्री राय प्रकरण में लिखित को उसकी परिपक्वता से पहले प्राप्त करते हैं, यह शर्त उन्हें एचडीसी के रूप में योग्य बनाती है, इसलिए यह कथन उन्हें अयोग्य नहीं बनाता है। दूसरा, यदि श्री राय प्रकरण में लिखित को उपहार के रूप में प्राप्त करते हैं, एक एचडीसी को मूल्यवान विचार के लिए लिखित प्राप्त करना चाहिए, इसे उपहार के रूप में प्राप्त करना इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, इसलिए यह कथन उन्हें अयोग्य बनाता है। यदि श्री राय इसे किसी अवैध तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, एक एचडीसी को उसके विश्वास में और किसी भी दोष के ज्ञान के बिना लिखित प्राप्त करना चाहिए, इसे अवैध तरीकों से प्राप्त करना उन्हें अयोग्य बनाता है। यदि श्री राय इसे सच्चे मन से प्राप्त नहीं करते हैं, यह उन्हें एचडीसी के रूप में अयोग्य बनाता है, क्योंकि अच्छे विश्वास की आवश्यकता होती है। इस विश्लेषण के आधार पर वह कथन जिनमें श्री राय को धारक नहीं माना जाता है वह है कथन 2 उपहार, कथन 3 अवैध तरीका, कथन 4 सच्चे मन से प्राप्त नहीं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के खातों में एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा करनी होती है?
विकल्प हैं बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि का जमा या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है आवर्तित जमा खाता। स्पष्टीकरण, बचत खाता, यह खाता आपको स्वतंत्र रूप से धन जमा करने और निकालने की अनुमति देता है, लेकिन यह नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, चालू खाता, आमतौर पर व्यवसाय द्वारा उपयोग किया जाता है। यह खाता असीमित जमा और निकासी की अनुमति देता है, बिना किसी निश्चित राशि की आवश्यकता के। आवर्तित जमा खाता, यह खाता विशेष रूप से व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वह एक निश्चित अवधि, आमतौर पर मासिक पर नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा कर सकें। यह नियमित योगदान की आवश्यकताओं के माध्यम से बचत को प्रोत्साहित करता है। मियादी जमा, इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है, एक निर्दिष्ट ब्याज दर पर। इसमें नियमित अंतराल पर जमा की आवश्यकता नहीं होती है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आवर्तित जमा के उदाहरण हैं? होम सेफ खाता, बीमारी जमा खाता, गृह निर्माण जमा योजना। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण, आवर्तित जमा आरडी बैंकों द्वारा पेश किए जाने वाला एक प्रकार का सावधि जमा है, जो व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए हर महीने एक निश्चित राशि जमा करने की अनुमति देता है। अवधि के अंत में व्यक्ति को मूल राशि के साथ अर्जित ब्याज भी प्राप्त होता है। यह प्रकार का जमा उन व्यक्तियों के लिए आदर्श है जो नियमित रूप से बचत करना चाहते हैं और एक नियमित बचत खाते की तुलना में उच्च ब्याज दर अर्जित करना चाहते हैं। होम सेफ खाता आमतौर पर आवर्ती जमा का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द नहीं है। होम सेफ खाता एक बचत खाता या एक प्रकार का खाता हो सकता है जहां व्यक्ति घर से संबंधित खर्चों के लिए पैसे बचा सकते हैं, लेकिन इसमें निश्चित राशि की नियमित मासिक जमा शामिल नहीं होती है। बीमारी जमा खाता, यह भी आवर्ती जमा के लिए एक मानक शब्द नहीं है। यह एक विशेष बचत खाता हो सकता है जिसे चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह उस परिभाषा में फिट नहीं होता है जहां निश्चित मासिक की जमा की जाती है। गृह निर्माण जमा योजना, यह एक प्रकार का आवर्ती जमा हो सकता है यदि इसमें गृह निर्माण के लिए बचत करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियमित मासिक जमा शामिल है। हालांकि अधिक विशिष्ट विवरण के बिना इसे निश्चित रूप से आवर्ती जमा के रूप में वर्गीकृत करना कठिन है। यदि योजना में निश्चित मासिक योगदान की आवश्यकता होती है और संचित राशि पर ब्याज प्रदान किया जाता है तो इसे आवर्ती जमा माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से मांग जमा के बारे में सही कथन है? पहला, मांग जमा में पैसा तरल होता है। सभी मांग जमा पर ब्याज मिलता है। मांग जमा का स्वामित्व चेक का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही कथन है? विकल्प केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है केवल 1 और 3। स्पष्टीकरण, मांग जमा के बारे में कौन से कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है यह निर्धारित करने के लिए आइए प्रत्येक कथन का विश्लेषण करें। पहला, मांग जमा में पैसा तरल होता है, यह सही है। मांग जमा जैसे कि चेकिंग खातों में आसानी से पहुंच और निकाला जा सकता है जिससे वह बहुत तरल हो जाते हैं। सभी मांग जमा ब्याज अर्जित करते हैं, गलत।
जबकि कुछ मांग जमा खाते ब्याज अर्जित करते हैं, जैसे कि कुछ चेकिंग खाते या उच्च उपज बचत खाते। कई पारंपरिक चेकिंग खाते कोई ब्याज नहीं अर्जित करते हैं, इसलिए यह कथन सार्वभौमिक रूप से सही नहीं है। मांग जमा का स्वामी चेक करने का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है, सही। मांग जमा करने को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चेक या उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है, जो ऐसे खातों की एक सामान्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बचत खातों की विशेषता नहीं है? विकल्प है, व्यक्तिगत बचत खाताओं द्वारा पसंद किया जाता है, आमतौर पर कम पैमाने के लेन देन, ब्याज अर्जित करता है, ओवरड्राफ्ट सुविधा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ओवरड्राफ्ट सुविधा है। स्पष्टीकरण, व्यक्तिगत बचतकर्ताओं द्वारा पसंद किया जाता है, यह सही है। बचत खाते उन व्यक्तिगत बचतकर्ताओं के लिए डिजाइन किए गए हैं जो भविष्य के उपयोग के लिए पैसा अलग रखना चाहते हैं, आमतौर पे कम पैमाने के लेन देन, यह भी सही है। बचत खातों में आमतौर पे छोटे अधिक बार बार लेन देन होते हैं बजाय बड़े लेन देन के। ब्याज अर्जित करता है, बचत खाते जमा राशि पर ब्याज अर्जित करते हैं, जो उनकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। ओवरड्राफ्ट सुविधा है, यह बचत खातों की मानक विशेषता नहीं है। ओवरड्राफ्ट सुविधाएं आमतौर पर चालू खाते जुड़ी होती हैं, यह जहां खाता धारक अपने खाता शेष से अधिक निकाल सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, यह विकल्प लागू नहीं है क्योंकि विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खाता केवल विदेशी मुद्रा में खोला जाता है? विकल्प है, एनआरओ खाता, एनआरईआरए खाता, एफसीएनआर खाता, एफएआरएन खाता, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, एफसीएनआर खाता। स्पष्टीकरण, एनआरओ खाता गैर निवासी साधारण खाता। यह खाता मुख्य रूप से उन अनिवासी भारतीयों के लिए है जो भारत में अर्जित आय का प्रबंधन करते हैं और इसे भारतीय रुपए में खोला जा सकता है। एनआरईआरए खाता, यह शब्द व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और यह एक मिश्रण हो सकता है, यह किसी विशिष्ट प्रकार के विदेशी मुद्रा खाते से संबंधित नहीं है। एफसीएनआर खाता, विदेशी मुद्रा गैर निवासी खाता। यह खाता विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा में जमा रखने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे केवल विदेशी मुद्रा में खोला जाता है। एफएआरएन खाता, यह शब्द बैंकिंग में मानक नहीं है और यह किसी विशेष चीज को संबंधित कर सकता है, लेकिन विदेशी मुद्रा खातों के संदर्भ में सामान्यतः ज्ञात नहीं। इनमें से कोई नहीं, यह विकल्प लागू नहीं है क्योंकि एफसीएनएल वास्तव में विदेशी मुद्रा में खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को आधिकारिक रूप से जाना जाता है। आपके विकल्प हैं, आरबीआई के अध्यक्ष, आरबीआई के मुख्य कार्यकारी, आरबीआई के प्रबंध निदेशक, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, आरबीआई के गवर्नर। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई, आरबीआई के गवर्नर। स्पष्टीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को गवर्नर कहा जाता है ऐतिहासिक और पारंपरिक कारणों से जो केंद्रीय बैंकिंग प्रणालियों की स्थापना और विकास में निहित है, विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन से प्रभावित। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जो समझाते हैं कि गवर्नर शीर्षक का उपयोग क्यों किया जाता है। ऐतिहासिक प्रभाव, आरबीआई की स्थापना 1935 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। आरबीआई के संरचना और नामकरण पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का भारी प्रभाव था, जो अपने प्रमुख के लिए भी गवर्नर शब्द का उपयोग करते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन अक्सर अपने संस्थानों शब्दावली को अपने उपनिवेशों में दोहराता था। ब्रिटिश बैंकिंग परंपरा, ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली में केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख को गवर्नर कहा जाता है। जब आरबीआई की स्थापना की गई तो परंपरा भारत में भी लाई गई। गवर्नर शब्द का उपयोग इस परंपरा की निरंतरता को दर्शाता है। औपनिवेशिक विरासत, कई संस्थानों ने पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों में औपनिवेशिक समय के दौरान स्थापित शीर्षक और संरचना को बनाए रखा। आरबीआई जो ब्रिटिश द्वारा स्थापित एक प्रमुख वित्तीय संस्था है, स्वतंत्रता के बाद भी अपने प्रमुख के लिए गवर्नर शब्द का उपयोग जारी रखा। वैश्विक प्रथा, कई देशों में उनके केंद्रीय बैंक के प्रमुखों के लिए गवर्नर शब्द का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है।
इसमें ना केवल बैंक ऑफ इंग्लैंड शामिल है बल्कि दुनिया भर के अन्य केंद्रीय बैंक भी शामिल हैं। यह केंद्रीय बैंकों के संदर्भ में एक व्यापक रूप से स्वीकृत शब्द बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के एक बड़े शहर में काम करने वाला एक इंजीनियर अपने माता पिता को छोटे से गांव में कुछ पैसे भेजना चाहता है। बैंक उसकी या उसके कैसे मदद कर सकता है? दोनों के खाते एक बैंक की शाखाओं में ही हैं। डिमांड ड्राफ्ट जारी करके, अपने माता के पिता के नाम पे क्रेडिट पत्र खोलकर, पैसे का ई ट्रांसफर करके। विकल्प है केवल ए, केवल बी, केवल सी, दोनों ए और बी, या फिर दोनों ए और सी। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, दोनों ए और सी। स्पष्टीकरण। डिमांड ड्राफ्ट। इंजीनियर बैंक से डिमांड ड्राफ्ट का अनुरोध कर सकता है जिसे फिर माता पिता को भेजा जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट पैसे ट्रांसफर करने का एक सुरक्षित तरीका है और अक्सर दूरियों के पार धन भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रेडिट पत्र। क्रेडिट पत्र आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विक्रेता को भुगतान की गारंटी देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह व्यक्तिगत धन हस्तांतरण के लिए उपयुक्त नहीं है, विशेष रूप से एक ही देश के भीतर। पैसे का ई ट्रांसफर। इंजीनियर बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सेवाओं जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस का उपयोग करके सीधे माता पिता को बैंक खातों में पैसे भेज सकता था। यह पैसे ट्रांसफर करने का एक त्वरित और प्रभावी तरीका है। चूंकि ए और सी दोनों ही इंजीनियर के लिए अपने माता पिता को पैसे भेजने के वैध तरीके हैं, सही उत्तर है ई, दोनों ए और सी। क्वेश्चन नंबर 14। हमारे देश का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। स्पष्टीकरण। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। 1935 में स्थापित यह भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें वित्तीय प्रणाली का विनियमन, मुद्रा का निर्गम और मौद्रिक नीति का प्रबंधन शामिल है। आरबीआई वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी करने और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य विकल्प केंद्रीय बैंक नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक यह एक वाणिज्यिक बैंक है और भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, लेकिन केंद्रीय बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह भी वाणिज्यिक बैंक है, केंद्रीय बैंक नहीं है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि में वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन केंद्रीय बैंक नहीं है। इनमें से कोई नहीं। चूंकि आरबीआई वास्तव में केंद्रीय बैंक है, यह विकल्प गलत है। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंकों के रूप में सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की विभिन्न श्रेणियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी श्रेणी नहीं? विकल्प है निजी बैंक, वस्तु बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है कमोडिटी बैंक। स्पष्टीकरण। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को उनके स्वामित्व और उनके संचालन की प्रकृति के आधार पर कई प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की मुख्य श्रेणियां शामिल हैं, जैसे प्राइवेट बैंक। यह वह बैंक है जो निजी संस्थानों या व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। उदाहरणों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं। कमोडिटी बैंक यह भारत में वाणिज्यिक बैंकों की मान्यता प्राप्त श्रेणी नहीं है। कमोडिटी बैंक आमतौर पर उन बैंकों को संबोधित करते हैं जो मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार और वित्त पोषण से संबंधित होता है, लेकिन यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक मानक श्रेणी नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंक यह वह बैंक है जो पहले निजी स्वामित्व में थे, लेकिन सरकार द्वारा अधिकृत कर लिए गए। उदाहरणों में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। सहकारी बैंक यह बैंक सहकारी समितियां हैं जो अपने सदस्यों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। यह उनके द्वारा स्वामित्व और संचालित होते हैं, जो उनके ग्राहक भी होते हैं। उदाहरणों में सरस्वत बैंक ऑफ कॉस्मोस बैंक शामिल है। विदेशी बैंक ये वह बैंक हैं जो विदेशी देशों में आधारित हैं, लेकिन भारत में संचालित होते हैं। उदाहरणों में सिटी बैंक, एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शामिल हैं। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर है कमोडिटी बैंक।
कमोडिटी बैंक भारत में वाणिज्यिक बैंकों की मान्यता प्राप्त श्रेणी नहीं है। अन्य विकल्प प्राइवेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी और विदेशी बैंक सभी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में मान्य श्रेणियां हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हम सबके पास में कि भारत सरकार इन दिनों ग्रामीण लोगों को ऋण देने के बारे में बहुत उत्सुक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बैंकों द्वारा किसानों को जल्दी ऋण या क्रेडिट प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? विकल्प है किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय बचत योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, किसान क्रेडिट कार्ड। स्पष्टीकरण, किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी विशेष रूप से किसानों को जल्दी क्रेडिट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत सरकार द्वारा की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों की अल्पकालिक क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट खरीदने के लिए। केसीसी समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे किसानों को अपने खर्चों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिलती है। अन्य विकल्प विशेष रूप से किसानों की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। पहला है किसान विकास पत्र, एक बचत योजना जो व्यक्तियों को पैसा बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन विशेष रूप से किसानों को क्रेडिट प्रदान करने के लिए नहीं है। दूसरा, इंदिरा विकास पत्र, एक और बचत साधन जो व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक बचत के उद्देश्य से है। तीसरा, राष्ट्रीय बचत योजना, मुख्य रूप से बचत को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है, ना कि कृषि गतिविधियों के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान करने पर। इनमें से सभी यह विकल्प गलत है, क्योंकि सूचीबद्ध सभी उत्पाद किसानों को जल्दी ऋण प्रदान करने से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग संचालन से संबंधित नहीं है? विकल्प है चालू खाता, विनिमय दर, निवेश दर, घरेलू बचत दर या फिर वीटो पावर। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई, वीटो पावर। स्पष्टीकरण, अन्य सूचीबद्ध शब्द सभी बैंकिंग संचालन से संबंधित है। पहला है चालू खाता, एक प्रकार का बैंक खाता जो बार बार लेन देन, जमा और निकासी की अनुमति देता है। विनिमय दर, वह दर जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आता है हमारा निवेश दर, यह वह ब्याज दर है जिसे बैंक निवेश उत्पादों पर पेश करते हैं, जो ग्राहकों के लिए अपने पैसे का निवेश करने के लिए महत्वपूर्ण है। घरेलू बचत दर, यह उस आय का प्रतिशत है जिसे परिवार बचाते हैं, जो बैंकों की उधार और निवेश करने की क्षमता को प्रभावित करता है। वीटो पावर, हालांकि किसी निर्णय प्रस्ताव को स्वीकार करने के अधिकार को संबंधित करता है, जो आमतौर पर विधायी या शासन संदर्भों से जुड़ा होता है, विशेष रूप से बैंकिंग संचालन से नहीं। तो सही उत्तर है हमारा ई, वीटो पावर। क्वेश्चन नंबर 18, एक छोटे किसान द्वारा लिया गया ऋण बैंक द्वारा कृषि उद्देश्य के लिए ऋण माना जाएगा कब? ट्रैक्टर की खरीद पर, बीजों की खरीद पर, बेटी की शादी के लिए सोने की खरीद पर। विकल्प है केवल एक, केवल बी, ए बी दोनों, केवल सी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, यानी केवल सी। स्पष्टीकरण, छोटे किसानों द्वारा लिए गए ऋण केवल तभी कृषि ऋण माने जाते हैं जब वह कृषि उपयोग के लिए इनपुट खरीदने के लिए लिए जाते हैं। यदि इसे कृषि के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए लिया जाता है तो उसे गैर कृषि ऋण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डैश में स्थित है। विकल्प है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है बी, मुंबई। स्पष्टीकरण। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। 1992 में स्थापित एनएसई भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है और भारतीय वित्तीय बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इक्विटी, डेरिवेटिव्स और ऋण प्रतिभूतियों सहित विभिन्न वित्तीय उपकरणों के व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। मुंबई, जो भारत की वित्तीय राजधानी है, कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों की मेजबानी करता है, जिसमें एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और विभिन्न बैंक और वित्तीय सेवाएं कंपनियां शामिल हैं। सही उत्तर मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 20। एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट को भी कहा जाता है। विकल्प है टर्म डिपॉजिट, बचत बैंक जमा, चालू जमा, मांग जमा, गृह बचत जमा। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, अवधि जमा। स्पष्टीकरण। एक फिक्स डिपॉजिट एफडी बैंकों द्वारा पेश किया जाने वाला एक प्रकार का निवेश खाता है, जिसमें ग्राहक एक निश्चित अवधि के लिए एक मुश्त जमा राशि जमा करता है और उस पर पूर्व निर्धारित ब्याज दर प्राप्त करता है। इसे आमतौर पे अवधि जमा कहा जाता है क्योंकि पैसा एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है, जिसके दौरान इसे बिना दंड से निकाला नहीं जा सकता। अन्य विकल्प विभिन्न प्रकार के खातों को संबंधित करते हैं। सबसे पहला है बचत बैंक जमा। एक लचीला खाता है जो जमा और निकासी की अनुमति देता है, बैलेंस पर ब्याज अर्जित करता है, लेकिन आमतौर पे इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। चालू जमा। इस प्रकार का खाता व्यवसायों के लिए होता है। इसमें असीमित निकासी और जमा की अनुमति होती है, लेकिन आमतौर पर इस पर ब्याज नहीं मिलता। मांग जमा। यह उन निधियों को संबंधित करता है जो एक खाते में रखे जाते हैं, जिससे मांग पर निकासी की जाती है, जैसे कि एक चेकिंग खाता। होम सेविंग्स डिपॉजिट। यह बैंकिंग में एक मानक शब्द नहीं है और फिक्स डिपॉजिट को संबंधित नहीं करता। इस प्रकार सही उत्तर ए, अवधि जमा है। क्वेश्चन नंबर 21। किसानों को कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को और अन्य कमजोर वर्गों को बैंकों द्वारा अनिर्माण ऋण देना, जिसमें बैंकों का ऋण 40% तक देना आवश्यक होता है, आमतौर पे किस रूप में वर्णित किया जाता है? आप सभी के विकल्प हैं पैरा बैंकिंग, सब प्राइम लैंडिंग, रिटेल लैंडिंग, गैर प्राथमिकता क्षेत्र लैंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र लैंडिंग। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। स्पष्टीकरण। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण उन विशेष क्षेत्रों को बैंकों द्वारा अनिवार्य ऋण देने को संबोधित करता है, देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, विशेष रूप से कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए। भारत में बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित प्रतिशत, वर्तमान में 40%, कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को, शिक्षा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास जैसे क्षेत्रों में देना आवश्यक है। इसी प्रकार सही उत्तर है ई, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। क्वेश्चन नंबर 22। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस एक बैंक नेतृत्व वाला मॉडल है जो बैंकों के बीच बैंकिंग प्रतिनिधियों के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को सक्षम बनाता है। हालांकि आधार सक्षम बुनियादी प्रकार के बैंकिंग लेन देन में नहीं शामिल है। विकल्प है आधार से आधार फंड ट्रांसफर, छोटे ओवरड्राफ्ट सुविधा, नकद निकासी, शेष राशि पूछताछ, नकद जमा। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, छोटी ओवरड्राफ्ट सुविधा। स्पष्टीकरण। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली उपभोगकर्ताओं को बैंकिंग प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने आधार नंबर का उपयोग करके बुनियादी बैंकिंग लेन देन करने की अनुमति देती है। एईपीएस के माध्यम से
आमतौर पे किए जा सकने वाले बुनियादी प्रकार के लेन देन में शामिल है। पहला, आधार से आधार फंड ट्रांसफर। उपयोगकर्ता आधार लिंक खातों में के बीच पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नकद निकासी, उपयोगकर्ता अपने आधार नंबर का उपयोग करके अपने खातों से नकद निकाल सकते हैं। बैलेंस पूछताछ, उपयोगकर्ता अपने आधार का उपयोग करके अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। नकद जमा, उपयोगकर्ता एईपीएस के माध्यम से अपने खातों में नकद जमा कर सकते हैं। हालांकि छोटी ओवरड्राफ्ट सुविधा आमतौर पे ईपीएस के तहत एक लेन देन विकल्प के रूप में शामिल नहीं है। ओवरड्राफ्ट सुविधा क्रेडिट आकलन और खाता प्रबंधन से जुड़ी होती है, जो ईपीएस के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार सही उत्तर है बी, छोटी ओवरड्राफ्ट सुविधा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसीद है जो भारत में सूचीबद्ध है और रुपए में कारोबार करता है, जो एक विदेशी कंपनी के शेयरों के स्वामित्व की घोषणा करता है? विकल्प है इंडियन डिपॉजिटरी रसीद, यूरोपीय डिपॉजिटरी रसीद, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद, लग्जमबर्ग डिपॉजिटरी रसीद। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, भारतीय डिपॉजिटरी रसीद। स्पष्टीकरण, एक भारतीय डिपॉजिटरी रसीद एक वित्तीय साधन है जो भारत में निवेशकों को विदेशी कंपनियों के शेयर में निवेश करने की अनुमति देता है। आईडीआरएस रुपए में मूल्यांकित होते हैं और निर्दिष्ट संख्या में अंतर्निहित विदेशी शेयरों के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किए जाते हैं, जिससे भारतीय निवेशकों के लिए विदेशी कंपनियों में विशेष निवेश करना आसान हो जाता है, बिना सीधे विदेशी शेयरों में निवेश करने की जटिलताओं से निपटे। सही उत्तर है भारतीय डिपॉजिटरी रसीद। क्वेश्चन नंबर 24, कोई बैंक जिसके पास कोई शाखा नेटवर्क नहीं है और अपनी सेवाएं दूरस्थ रूप से ऑनलाइन बैंकिंग, टेलीफोन, मोबाइल बैंकिंग और इंटरबैंक एटीएम नेटवर्क गठबंधन के माध्यम से प्रदान करता है, उसे कहा जाता है? विकल्प है यूनिवर्सल बैंकिंग, अप्रत्यक्ष बैंक, डोर स्टेप बैंक, एक प्रत्यक्ष बैंक या फिर यूनिट बैंक। पहला था यूनिवर्सल बैंक। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है एक, डायरेक्ट बैंक। स्पष्टीकरण, डायरेक्ट बैंक एक प्रकार का बैंक है जो किसी भी भौतिक शाखा नेटवर्क के बिना संचालित होता है और अपनी सेवाएं मुख्य रूप से डिजिटल चैनलों जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और टेलीफोन बैंकिंग के माध्यम से प्रदान करता है। डायरेक्ट बैंक कम संचालन लागत के साथ एक सुव्यवस्थित बैंकिंग अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अक्सर ग्राहकों को उच्च ब्याज दरों या कम शुल्क के रूप में बचत का लाभ देते हैं। इसलिए सही उत्तर है एक, डायरेक्ट बैंक। क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रकार की धोखाधड़ी जिसमें अपराधी निर्दोष व्यक्ति के विवरण का उपयोग करके खाता खोलते हैं या वित्तीय लेन देन करने के लिए खाते का उपयोग करते हैं, उसे कहा जाता है? विकल्प है पहचान की चोरी, हैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, जासूसी या फिर फिशिंग। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है फिशिंग। स्पष्टीकरण, पहचान की चोरी यह तब होता है जब अपराधी किसी और की व्यक्तिगत जानकारी जैसे सामाजिक सुरक्षा नंबर, बैंक खाता विवरण आदि का उपयोग करके खाता खोलते हैं या लेन देन करते हैं बिना उनकी अनुमति के। यह मुख्य पहलू है किसी और की पहचान के बिना अनुमति के वित्तीय लाभ के लिए उपयोग करना। फिशिंग, फिशिंग में व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा देना शामिल है, यह दिखावा करके कि वे विश्वसनीय इकाई हैं। यह आमतौर पर ईमेल, टेक्स्ट या नकली वेबसाइटों के माध्यम से किया जाता है जो कि वैध दिखते हैं।
जबकि फिशिंग पहचान की चोरी की ओर ले जा सकता है यदि व्यक्तिगत जानकारी सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाती है, विशेष रूप से लोगों को उनकी संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देने के कार्य को संबंधित करता है। हमने प्रश्नों को देख लिया। अब यदि बात करें इनके सारांश की, हमने देखा जमा बीमा अधिकतम राशि को, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को, चेक पर नॉट नेगोशिएबल को, धारक की उचित शर्तों को, प्रॉमिसरी नोट की विशेषताओं को, धारक की सीमाएं को, निश्चित राशि जमा को, आवर्तित जमा के उदाहरण को, मांग जमा कथन को, बचत खाते की विशेषताओं को, विदेशी मुद्रा केवल खाता को, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कौन होगा उसको, इंजीनियर के लिए धन हस्तांतरण करने के तरीके को, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है वो, वाणिज्यिक बैंक की श्रेणियों में कौन सा बैंक नहीं आता वो, ग्रामीण लोगों को क्रेडिट देने के उत्पाद क्या हैं, बैंकिंग संचालन शर्तें क्या हैं, कृषि ऋण वर्गीकरण, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज स्थान, फिक्स्ड डिपॉजिट का वैकल्पिक नाम, अनिवार्य ऋण विवरण, एईपीएस बैंकिंग लेन देन बहिष्करण, भारत में विदेशी शेयरों के लिए रसीद, प्रत्यक्ष बैंक परिभाषा, निर्दोष व्यक्ति के विवरण से संबंधित धोखाधड़ी प्रकार। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।